आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर फार्मूला। मिरर आप जानते हैं। और फार्मूला सूत्र होता है, दर्पण सूत्र हिंदी में बोले तो। मिरर क्या होता है? मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने ऊपर फॉल होने वाले इंसिडेंट रे को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, उसे हम जिस मिरर के कई यूजेस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। कॉन्केव, कॉन्वेक्स और मिरर कई टाइप्स को होते हैं। स्फेरिकल मिरर है ना, पैराबोलिक। तो यहाँ पे दर्पण सूत्र हम बात करेंगे तो तीन चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला ये है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस होकर जाती है। ये पैरेलल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये यहाँ से गई और यहाँ पे ये टकराई। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नामन यहाँ पे क्यू पे टकराई और टकराने के बाद यह फोकस होकर जा रही है। मैं आपको दूसरी चीज़ बता देना चाहता हूँ। दूसरा ये कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे सीधे पोल पे टकराती है तो वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। लाइक दिस, ये आपकी रे जो जा रही है सीधे पोल पे टकरा रही है। पोल पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गया और यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल एक्सिस है एज ए नॉर्मल बिहेव करेगा। ओके, और अगर कोई भी रे सी से होके जाती है तो वह टकराने के बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो तीन चीज़ें याद रखिएगा। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होकर जाएगी। फिर अगर सी से होकर जा रही है दूसरे रास्ते में लौट आएगी। अगर कोई भी रे सीधे पोल पे टकराने के बाद वह ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो सबसे पहले आप जानिए मिरर फार्मूला होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। काफ़ी यूजेस है इसके और ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूले से आते हैं। आपको एफ में सी मिलेगा, यू या निकालना पड़ेगा। अलग अलग तरीके के आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। अब एफ क्या है? एफ है यहाँ पे फोकल लेंथ। एफ क्या है? फोकल लेंथ। ध्यान से समझिएगा, एफ आपका है फोकल लेंथ। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, यू आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो आप जानते हैं सभी दूरियां कहाँ से मेजर की जाती हैं? पोल से। सभी दूरियां कहाँ से? पोल से। और आपका भी क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज क्या होती हैं? जब कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे, दो या दो से ज़्यादा, पर दो होना कंपलसरी है, किसी एक पॉइंट पे मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम इमेज कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, ओके, कम से कम दो और अधिक से अधिक इन्फानाइट, बहुत सारी मिलती है पर दो मिलेंगी तो पहले इमेज बन रही है। इमेज दो टाइप से होती है, रियल और वर्चुअल। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे एफ आपका क्या है? फोकल लेंथ। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बी क्या है? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखा जाता है और सभी डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं, साइन कन्वेंशन। तो मिरर फार्मूला क्या है? कोई आपसे पूछ दे, द फार्मूला शोइंग रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए मिरर फार्मूला। ओके, ऐसा फार्मूला जो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच रिलेशन शो अप करे, रिलेशन बिल्डअप करे, रिलेशन दिखाए, उसे हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, अगर पहले लिखना पड़ेगा, पूछ व्हाट इज मिरर फार्मूला? द फार्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड ए मिरर फार्मूला। ठीक है, अब हमें इसको डिराइव करना है। तो यह दोनों मिरर के लिए डिराइव होता है, कॉन्केव के लिए भी होता है, कॉन्वेक्स के लिए होता है। पर कंपलसरी कभी कभी आ भी जाता है कि आप कॉन्केव के लिए कॉन्वेक्स लेंगे, पर अमूमन ऐसा नहीं आता। कहता है स्फेरिकल मिरर के लिए आप डिराइव करिए। तो अगर आप एक कर लेंगे दूसरा आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एम पी एन इज ए स्फेरिकल मिरर। एम पी एन क्या है? स्फेरिकल मिरर। ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सी ए सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ है फोकस। एफ क्या है? फोकस। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे। आप लिखेंगे एम पी एन बी ए कॉन्केव मिरर। क्या लिखेंगे? एम पी एन बी ए कॉन्केव मिरर। आपको दिख रहा होगा डायग्राम। जो लिखा करें डायग्राम में बार बार देखा करिए। ठीक है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बार बार डायग्राम बहुत कुछ कहता है। ठीक है, एफ इज ए फोकस, एफ इज ए फोकस एंड सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप शुरू में इतना लिखेंगे, जब यहाँ डालेंगे डेरिवेशन या डिडक्शन। ठीक है, एम पी एन बी ए कॉन्केव मिरर, एफ इज ए फोकस एंड सी इज द सेंटर ऑफ
कर्वेचर। ओके, कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके बैक साइड आप पॉलिश कर दो तो इनसाइड रिफ्लेक्टर काम करेगा। फोकस क्या होता है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद हुआ जिस पॉइंट से होकर जाए उसे हम फोकस कहेंगे। और सी क्या है, सी द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल था तो उसका एक सेंटर होगा और वही सेंटर सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ, आप यहाँ देखिएगा ए बी आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा तो आप लिखेंगे लेट ए बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस अप right on the principal axis beyond the center of curvature। ओके, ध्यान से देखिएगा, ए बी एन ऑब्जेक्ट, ए बी ये आपका ए बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस अप राइट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ऊपर ये देखिए, ऊपर राइट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, बिहाइंड सी ऑफ कर्वेचर और सी के पीछे रखा गया है। ठीक है, अब ए क्यू, ध्यान से देखिएगा, ए से क्यू इंसिडेंट रे। ओके, तो आप लिखेंगे ए क्यू इज एन इंसिडेंट रे, ए क्यू इज एन इंसिडेंट रे, और वो इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आप लिख दीजिए ए क्यू इज एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जब पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through the it passes through F बस लिख दीजिए। ओके, कि जब ए क्यू जो आपकी है वो इंसिडेंट रे है और वह पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस, और फोकस होके जा रही है। एक और इंसिडेंट रे है, अनदर इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सी, देखिएगा अनदर इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सी, तो आप लिख दीजिए अनदर इंसिडेंट रे, another incident ray passing through C. Okay, fall normally on the mirror, fall और आप जानते हैं कि अगर कोई भी रे सीधे 80 से होकर जा रही है तो लौट के आएगी। तो एक और रे है जो मिरर पे नॉर्मली जा रही है, तो मिरर से टकराने के बाद वह उसी डायरेक्शन में लौट आएगी, नानी के घर जाएगी, फिर नानी घर से अपने घर लौट आएगी। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी रे 80 से होकर जाती है तो लौट के आ रही है, ठीक है, तो एंड रिफ्लेक्टेड बाय अलॉन्ग द सेम पाथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन ए पी, ए से पी को मिला देते हैं एंड ज्वाइन ए डैश पी, यहाँ पे ए डैश बी डैश है तो ए डैश पी, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई भी रे सीधे पी पे फॉलो हो रही है तो वह पोल पे गिर रही है या पोल पे फॉलो हो रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है, ज्वाइन ए पी एंड ए पी, तो यहाँ पे ए पी आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी और ए डैश पी आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी तो आप जानते हैं कि दो एंगल आपस में बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ कौन से, दो एंगल बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। एंगल ए पी बी, ध्यान से देखिए ए पी पी बी, ये वाला एंगल इक्वल एंगल ए डैश पी
और आपका हो गया बी। मतलब कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन करना है। डेरिवेशन में कंस्ट्रक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है चीज़ों को आसान बनाने के लिए, सहूलियत करने के लिए। तो आप देखिएगा, ड्राई परपेंडिकुलर फ्रॉम ए क्यू से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। आपका प्रिंसिपल एक्सिस ये है कि यहाँ पे क्यू आर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। कहाँ से? क्यू से। आप जानते हैं जहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रा होती है 190 का एंगल बनता है। अब आप दो ट्रायंगल डायग्राम पे ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत डीपली देखना है आपको, बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ। ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, देखिए ध्यान से, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल क्यू आर एफ, क्यू आर एफ। ये आपका थीटा है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा क्यू और थीटा में। क्यू आर एफ, ठीक है। मतलब कि आपको जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं कुछ इस तरीके का बन रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे, फिर ये ऐसे गया है, ठीक है। और क्यू आर एफ, आपका क्यू आर ऐसे है, ऐसे, मतलब ये ऐसे है। जब ऐसे से बन रहे हैं, यहाँ पर क्या है? बी डैश है, यहाँ पर क्या है? एफ है, यहाँ का क्या है? क्यू है, यहाँ क्या है? आर है, और यहाँ क्या है? ए डैश है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे दो एंगल तो वर्टिकली, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, और एक 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जहाँ पे इमेज बनती है, वो दोनों 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी ये वाला एंगल 90 का होगा, और ये आपका क्या है? ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप इस डायग्राम में देख लीजिए। तो आपने लिखा कि इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल क्यू आर एफ में आपके ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। एंगल ए डैश बी डैश एफ एंड क्यू आर एफ 90 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। अब एक वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर जो मेरे साथ जेड सब में बनता है, मैंने आपको बताया था, आप देखिए ध्यान से, जेड सब में बन रहा है। तो आपका दूसरा जो एंगल है, एंगल ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश, ये वाला, ठीक है। दूसरा है क्यू एफ आर, ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं तो आपको पता है तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर होगा, विदाउट एनी डाउट। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वह ट्रायंगल एक सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल। बाय द ए थ्योरम, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, अगर किसी भी ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए तो बाय द ए थ्योरम वह ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। एंड दैट्स अ साइन ऑफ सिमिलर। दैट्स ए थ्योरम का मतलब समझ रहे हैं आप? एंगल थ्योरम। ओके, दो एंगल हैं, एंगल थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं। तो अब आप जब किसी भी ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपका है, अगर वह उसको दो एंगल आपस में बराबर हैं तो उसकी कॉरस्पेंडिंग साइड रेशियो में आ जाती है, संगत भुजाएं। कॉरस्पेंडिंग का मतलब संगत, मतलब ये तो इसका ये, इसका ये तो इसका ये, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है, तो उस वाले ट्रायंगल की परपेंडिकुलर लाइन ही लोगे। तो यहाँ पे क्यू आर परपेंडिकुलर है, तो ए डैश बी डैश अपॉन क्यू आर। फिर आपका एफ बी डैश बेस है, एफ बी डैश अपॉन आर एफ या एफ आर, ये दोनों बेस हैं। या ये इसकी करस्पेंडिंग साइड ये, और इसकी करस्पेंडिंग साइड ये, और इसकी करस्पेंडिंग साइड ये। तो आप यहाँ पे एक थ्योरम लिख सकते हैं, क्या? कि रेशियो ऑफ करस्पेंडिंग साइड आर टू सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। आप रीजन दे दीजिए, अगर आपको देना है तो आप लिख दीजिए रेशियो ऑफ करस्पेंडिंग, ठीक है, करस्पेंडिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। हमने साइन बना दिया, आप लिखेंगे एग्जाम में, आप ऐसे नहीं करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये ए बी, उतना ही क्यू आर होगा। ओके, क्योंकि दो पहले लाइन, अभी इसके पीछे कोई लॉजिक पूछे, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप दो पहले लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है सेम होता है हर जगह, ठीक है। तो ये पहला लाइन है दोनों, प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे, तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगा हर जगह सेम होगा। तो आपका जो ए बी है वह क्यू आर के बराबर होगा। तो ए बी जो क्यू आर के बराबर हो गया, तो
आपने जो पहले ट्रायंगल जो सिमिलर किया था, आपने क्या किया था, आपने किया था कि ए डैश बी डैश अपान क्यू, ए डैश बी डैश अपान क्यू आर इक्वल एफ बी डैश अपान आर एफ। तो आप क्यू आर की जगह पे क्या रख सकते हैं, ए बी। तो आपने रखा ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल एफ बी डैश अपान आर एफ, और इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करना है, आपको एक और ट्रायंगल लेना है, उस ट्रायंगल को ध्यान से डायग्राम में देखिएगा। ए डैश बी डैश पी, आपका यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पे पी है। ये वाला ट्रायंगल लेंगे, नीचे वाला ये, ठीक है। डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, वीडियो रोक के देख लीजिएगा। और दूसरा है ए बी पी न्यूज़, ठीक है। ए बी पी, ए पी बी, ए बी पी चाहे ए बी पी कैसे भी ले लीजिए, ए बी पी। इन दोनों ट्रायंगल को ऑलरेडी आप सिमिलर लिख दीजिए, सिमिलर ये हैं ही, ठीक है। वैसे भी बहुत बड़ा है और टाइम आपको यूटिलाइज करना है, तो आप बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप सीधे लिख दीजिए। और आप जानते हैं कोई भी ट्रायंगल सिमिलर क्यों होता है, कई सारी उनकी सिमिलरिटी 9th क्लास में आप पढ़े हैं, कई सारी उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर करने की, तो ये सिमिलर हो गया। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर हो ही गया तो उसकी जो कॉरस्पेंडिंग साइड रेशियो में आएंगे, तो रेशियो में ले लीजिए। ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर है तो इधर परपेंडिकुलर लेंगे आप, अपान ए बी, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल दूसरा इसका जो बेस है पी बी डैश, पी बी डैश, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, पी बी डैश अपान पी बी, तो हो जाएगा पूरा पी बी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक यूनिक चीज़ निकल के आपको सामने दिखेगी, और ये है कि उनका एक साइड बराबर है। तो किसी भी इक्वेशन, दो इक्वेशन का अगर एक साइड बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर होगा, तो दूसरा अपने आप बराबर कर दो। एफ बी डैश अपान आर एफ इक्वल पी बी डैश अपान पी बी। अब ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक है। अब हम स्पेशल तरीके से मानेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ द अर्पेचर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, अगर ये जो मिरर का जो अर्पेचर है थोड़ा स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। इफ़ यार ऐसा मानते हैं, कंडीशन लगाते हैं कंडीशनल केस में, ठीक है। इफ़ द अर्पेचर ऑफ मिरर इज स्मॉल देन द आर एंड पी विल बी वेरी नियर टू द अदर। तो इस केस में आर और पी एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे। आप खुद देखिए, जब आप इसको सिकोड़ेंगे, ये अभी आर यहाँ है, या तो पी आर के पास आ जाएगा या तो आर पी के पास चला जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो इस केस में जो आर एफ होगा, मतलब इस आर या तो पी की तरह बिहेव करे या तो पी आर की तरह बिहेव करे, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे कोइंसाइड हो जाए, एक दूसरे के ऊपर हो जाए, ठीक है, अप्रॉक्स में। तो आपका आर एफ जो होगा वह पी एफ के बराबर होगा, यानी आर एफ इक्वल पी एफ, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये चीज़ें या तो यहाँ आ जाए या तो ये यहाँ आ जाए, क्योंकि हम इसके आर्पेचर को थोड़ा छोटा कर देंगे, ऐसा हम कंडीशन में मानते हैं। इफ़ द आर्पेचर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, तो इस केस में आर और पी एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाएंगे। तो इस केस में आपका आर एफ जो होगा वह पी एफ के बराबर होगा। तो इस केस में आप आर एफ की जगह पर क्या रख सकते हैं, पी एफ, क्या रख सकते हैं, पी एफ। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे फिर हम आपको बताते हैं। अब जब आपने माना कि आपका आर्पेचर बहुत स्मॉल है, तो आपने क्या माना कि जो आपका आर एफ हो गया वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो अब आप आर एफ के जगह पे इक्वेशन थर्ड जो था, पुटिंग ए वैल्यू, इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। तो आप आर एफ, आपका जो आर एफ है वो पी एफ के बराबर है, तो आप आर एफ की जगह पी एफ रख दोगे, तो एफ बी डैश अपान पी एफ इक्वल पी बी डैश अपान पी बी, आपने पुट कर दिया। अब आप जानते हैं सभी डिस्टेंस सब पोल से मेजर किए जाएंगे, तो जो कुछ चीज़ें ऑलरेडी पी से हैं लेकिन जो पी से नहीं है उन्हें पी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एफ बी डैश, ध्यान से देखिए, एफ बी डैश, ओके। अगर हम पी बी डैश में, ये एफ बी डैश पी बी डैश में अगर हम पी एफ घटा दें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ठीक है, पी बी डैश और पी एफ को आपस में घटा दें, तो इतना आपके पास बचेगा। एफ बी डैश वही चीज़ लिखी गई है, तो हमने क्या लिख दिया, पी बी डैश माइनस पी एफ अपान पी एफ इक्वल पी बी डैश अपान पी बी। अब देखिएगा तीन केस हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो आपका पी बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश पे इमेज बन रही है, तो पी बी डैश आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब क्योंकि हम पोल से इधर आ रहे हैं, पोल से हम कहाँ आ रहे हैं, इधर, तो किसका साइन लगेगा, निगेटिव का, बाय द साइन कन्वेंशन। तो पी बी डैश इक्वल माइनस बी। पी एफ, पी टू एफ, हम इधर आ रहे हैं, फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, साइन किसका लगेगा, माइनस एफ का, माइनस हो जाएगा। पी बी क्या हो जाएगा, पी बी, पी बी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पोल से लेके वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी। तो जो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यू से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको शुरू में ही बताया था मैंने, तो ये भी हो जाएगा माइनस यू। सबकी वैल्यू पुट कर दो, पी बी डैश, पी बी डैश, ठीक है, पी बी डैश की जगह पे आप क्या रखोगे, माइनस बी, माइनस बी, फिर आप ये क्या लगाओगे, माइनस माइनस, फिर आप पी एफ, पी एफ जब माइनस एफ
अपान पी एफ की जगह क्या रखेंगे माइनस एफ रख दिया। फिर पी बी डैश की जगह क्या रखेंगे माइनस बी, और आप पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नीचे रखेंगे माइनस यू। आपका ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, माइनस कट करने के बाद आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस आप क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ले लीजिए। तो माइनस तो ये पहली बात आप एक काम करिए, आप इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस बी माइनस माइनस प्लस एफ अपान माइनस एफ इक्वल बी अपान यू। अब आप माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी, और प्लस माइनस माइनस एफ हो जाएगा इक्वल बी अपान बी। तो आपका ये दोनों माइनस कट जाएंगे। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इससे इंटू कर दीजिए तो बी एफ आ जाएगा। फिर यू का करेंगे बी के साथ तो यू भी आएगा, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, और बी यू का एफ के साथ करेंगे तो यू एफ आएगा, यानी बी एफ इक्वल यू भी माइनस यू एफ। ओके, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इतना है बी एफ इक्वल यू भी माइनस यू एफ। ओके, माइनस वाले को तो ट्रांसपोज कर लीजिए, प्लस हो जाएगा बी एफ इक्वल यू एफ, बी एफ प्लस यू एफ इक्वल यू बी। अब डिवाइडिंग बाई बोथ साइड यू बी एफ से आप डिवाइड करेंगे तो कर दीजिए डी एफ अपान यू बी एफ प्लस यू एफ अपान यू बी एफ इक्वल यू बी अपान यू बी एफ। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड करके आपको लाना है, अपना काम निकालना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आप भी एफ ओके और भी एफ कट गया, भी एफ कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपान यू बचा, एंड यू एफ ऊपर है तो नीचे भी यू एफ कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपान यू। यहाँ पे आपका बचा 1 अपान यू, और यहाँ पे आपका बचेगा 1 यू एफ कटेगा, सॉरी यहाँ पे आप क्या कटेगा यू बी एफ है तो यू एफ कट जाएगा, भी बचेगा तो 1 अपान भी, और यहाँ पे आपका यू भी कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपान एफ। और दिस इज कॉल्ड द मिरर फार्मूला, और जनरली इट इज कॉल्ड द मिरर इक्वेशन। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत यूज किया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं, आपको डायग्राम अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आपको इसके बाद का दो ट्रायंगल्स का पेयर उनको सिमिलर करना और उनका करस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो में लाना। फिर आप इसके बाद आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में लाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। फिर आप चीज़ों को पी वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को वैल्यू पुट करेंगे, साइन कन्वेंशन लगा के पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, और आपका मिरर फार्मूला आ जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके 24/7 आंसर देने के लिए रेडी हैं। ओके।